प्रारंभिक परीक्षा महारिवीजन के अंतर्गत मैं आप सभी का 6 सब्जेक्ट का महारिवीजन करवा रहा हूं और ये 6 सब्जेक्ट के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक आज आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। और ये 6 टॉपिक आप सभी के पहले हम भारत के इतिहास से चालू करेंगे, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास में जितने भी भारत में विदेशी आक्रमण हुए हैं उनको हम एक बार समअप करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, विदेशी आक्रमणकारियों से 2-3-4 चीजें पूछी जाती हैं। पहले तो शासकों का नाम पूछ लेता है, उनका क्या प्रभाव हुआ इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो भी चीजें पूछी जा सकती होंगी विदेशी आक्रमणकारियों से वो डिटेल में आप लोग इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा भूगोल की विषय वस्तु रहेगी, जहां पर मैं आपको भारत के भूगोल की विषय वस्तु एक पढ़ाऊंगा। रैंडम टॉपिक होंगे सारे के सारे। फिर भारतीय संविधान से एक टॉपिक आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। इसके बाद आप इकोनॉमी से एक टॉपिक पढ़ेंगे, वित्तीय समावेशन का टॉपिक लेंगे। संविधान के स्रोत पढ़ाऊंगा आज संविधान में। और ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जितने भी मैं आपको लेकर के चलूंगा। पर्यावरण से एक टॉपिक पढ़ेंगे और सामान्य विज्ञान से एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो 6 सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के इतिहास में हम उठा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में विदेशी आक्रमण हुए। आप सभी को पता है कि हमारे देश में समय समय पर विदेशी आक्रमण होते रहे हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार समझाना चाहूँगा। विदेशी आक्रमणकारी भारत में समय समय पर आए हैं। विदेशी आक्रमण में सबसे पहले शुरुआत होती है 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व ही हमारे देश में विदेशी आक्रमणों का प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ आक्रमण आप लोगों को लिखूंगा। सबसे पहले भारत में आक्रमण किया ईरानियों ने, है ना। हम इसको फारसी भी आक्रमण बोलते हैं। पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया भारत में। सबसे पहले भारत में आक्रमणकारी के तौर पे ईरानी आए, जिनको हम फारसी भी बोलते हैं, पारसीक भी बोलते हैं। इसको हम पारसीक आक्रमण भी बोलते हैं। पारसीक आक्रमण ये आपका 6 से 4th BC के आसपास था। 6ठी से 4थी शताब्दी BC के आसपास आक्रमण हुआ था। हकमनी शासकों के द्वारा आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? हकमनी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद फिर अगेन आक्रमण होता है यूनानियों का आक्रमण। फिर यूनानी आते हैं भारत में, यूनानियों का आक्रमण होता है भारत में। यूनानी में आपको पता है सिकंदर भारत में आक्रमण करता है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल लिखते जाएं। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आईएएस और पीसीएस वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। और कोई भी वनडे एग्जाम आप कर रहे हैं, जहां पर भी जीके जीएस आता है, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आईएएस की तैयारी, यूपी पीसीएस की तैयारी, बीपीएससी की तैयारी, सीजीपीएससी की तैयारी, यूकेपीएससी की तैयारी, जेपीएससी की तैयारी, आरएएस की तैयारी, एसएससी की तैयारी। एसएससी में जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल है। तो जीके जीएस जहां भी आता है, किसी भी एग्जाम में आता है, कोई भी वनडे एग्जाम है जहां पर जीके जीएस आता है, ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहां पे कॉन्सेप्ट भी होगा और यहां पर मैं आपको चीजें याद भी कराऊंगा, मेमोरी भी आपकी बेहतर करूंगा। इसके बाद यूनानियों का आक्रमण हुआ। सिकंदर के बारे में आप सभी जानते हैं, सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया। ठीक है, सिकंदर के बाद अगला आक्रमण की बात यदि आप करें तो अगले आक्रमणकारियों के तौर पे मौर्योत्तर काल में फिर से भारत में आक्रमण हुआ। मौर्योत्तर काल में लगातार हिंद यवन शासक, पहलव शासक, कुषाण शासक, शक शासक, इन्होंने मौर्योत्तर काल में क्रमशः आक्रमण किया। हिंद यवन भी आए, पहलव भी आए, कुषाण भी आए, शक भी आए, ये सब भारत में आए। ठीक है, पंकज कुमार जी, मैंने भारत के भूगोल का मास्टर वीडियो बना दिया है। मास्टर वीडियो जाकर के मास्टर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत बिल्कुल नया मास्टर वीडियो बना दिया। आप एक बार जाके देखिए, वहां पर बिल्कुल नया, अभी मैंने मास्टर वीडियो अपडेट करने चालू किए हैं। तो भारत के भूगोल का भी और विश्व के भूगोल का भी नया मास्टर वीडियो आ चुका है। जाइए प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ये क्लास कर लीजिए पहले, फिर उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, तो यूनानी आक्रमण सिकंदर के द्वारा, हिंद यवन, पहलव, कुषाण और शक। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर अगेन भारत में आक्रमण होता है गुप्त काल के बाद। गुप्त काल के अंतिम समय में हूणों का आक्रमण होता है भारत में। हूण आक्रमणकारी भारत में आते हैं। गुप्तोत्तर काल से पहले हूणों का आक्रमण होना चालू हो जाता है भारत में। ठीक है,
इसके बाद अरबों का आक्रमण होता है। हर्षवर्धन के काल के बाद जब राजपूत काल भारत में चालू होता है तो भारत में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा अरब आक्रमण किया जाता है। अरब आक्रमण होता है, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण के बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण होता है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, तुर्कों का आक्रमण, तुर्क आक्रमण, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण के बाद भारत में मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोल आक्रमणकारी भारत आते हैं। चंगेज खां का नाम आप सबने सुना होगा। यहीं पर अफगानों का आक्रमण होता है भारत में। अफगान आक्रमणकारी, अफगानों का आक्रमण, अफगान आक्रमणकारी, ठीक है। तैमूर के द्वारा भारत में हमला किया जाता है। तैमूर का आक्रमण 1398 में तैमूर का आक्रमण हुआ था जब तुगलक वंश का शासन चल रहा था भारत में। मैं अभी आपको एक जिस्ट दे रहा हूं, मैं आपको अभी पूरे आक्रमण को एक साथ लेकर चल रहा हूं, फिर मैं एक बार डिटेल से भी आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। ईरानियों का आक्रमण सबसे पहला आक्रमण, फिर यूनानियों का आक्रमण, फिर हिंद यवन, पल्लव, कुषाण, शक, इनका आक्रमण, हूणों का आक्रमण गुप्तोत्तर काल में, अरब आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण, अफगानों का आक्रमण, तैमूर का आक्रमण, और इसके बाद मुगल आक्रमणकारी भारत में आए। बाबर कौन था? मुगल शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी के साथ मुगल आक्रमणकारी, भारत में मुगलों का आक्रमण हुआ। मुगलों के आक्रमण के बाद क्या आक्रमण रुक गए? नहीं भाई, भारत में आक्रमण तो कभी रुके ही नहीं। यहां तो लगातार कंटिन्यूअस एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक भारत में आक्रमणकारी चले ही आए, ठीक है। भारत में लगातार आक्रमणकारी रहे। पहले क्लास कर लीजिए, अब इत्मीनान से सारे लोग क्लास करेंगे, कोई भी किसी तरीके का डिस्टरबेंस नहीं। अब लिखिए, पढ़िए, बाकी जो भी जानकारी आपको चाहिए मैं सेशन के लास्ट में दूंगा। अब कोई कमेंट नहीं करिए, केवल और केवल क्लास करिए, अभी क्लास करना जरूरी है आपको। ठीक है, अभी पढ़ने का टाइम है, केवल पढ़िए। अब मुगल आक्रमणकारियों के बाद मुगल फिर भारत में आए, भारत में बस गए, भारत में ही शासन प्रशासन चलाया यहाँ पर, ठीक है। अफगानों के द्वारा एक बार शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बाहर भी भगा दिया, हुमायूं फिर से आ गया, फिर अकबर ने यहाँ पे पांव जमा लिए। अकबर के बाद लगातार यहाँ पर, इसके बाद अगले आक्रमणकारी कौन रहे मुगलों के बाद? आपको पता है कि अगले आक्रमणकारी मुगलों के टाइम पीरियड पे ही एक आक्रमण हुआ था, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का, उत्तरकालीन मुगल काल में नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया, ठीक है। और इसी के बाद हुआ अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। अहमद शाह अब्दाली, पानीपत का तृतीय युद्ध आपको पता होगा मराठों के साथ हुआ था। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह रंगीला था जो भारत में उत्तरवर्ती मुगल शासकों में मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड पे आपका जो है नादिर शाह का हमला हुआ था। फिर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ आपका, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली के बाद, अहमद शाह अब्दाली के बाद अगला आक्रमण किसका हुआ? अहमद शाह अब्दाली के बाद देखिए, ये देश, जो देश का कल्चर और संस्कृति की बात करते हैं, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको भी पता होता है तो आप भी बताइए। इसके बाद यूरोपियों का आगमन हुआ। यूरोपियों का आगमन कहिए या यूरोपियों का आक्रमण कहिए, दोनों एक ही बात है। आए तो यहां क्या किया इन्होंने? लड़े ही। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगाली आए, आने के बाद इन्होंने किया क्या? सीधा लड़ाइयां छेड़ दी, है ना। तो पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ। पुर्तगालियों के आक्रमण के बाद डच आए यहाँ पर, डचों के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेनिस आए, डेनिस के बाद फ्रेंच आए, है ना, फ्रेंच आए, स्वीडिश आए, स्वीडिश आए, स्वीडन के लोग, ये भी आपको पता होगा, स्वीडिश कंपनी भी भारत आई थी। तो ये जितने आए, जिसमें अंग्रेज बाद में सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम मिलता है आपका, तो ये सारे भारत में लगातार कंटिन्यूअस आक्रमण हुए। ये कंटिन्यूअस आक्रमण होते चले गए आपके, है ना। पहले ईरानी आए और ईरानियों में हकमनी साम्राज्य के शासक में साइरस द्वितीय के द्वारा पहला आक्रमण किया गया। तो आप इसमें कुछ फैक्ट लिख लीजिए। देखिए, अब मैं एक एक को थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, एक एक को बताता हूं। मेरा भी टारगेट यही कि मैं विदेशी आक्रमणकारी इस अंक में आपको कंप्लीट करा दूं, याद करा दूं, आप चीजों को समझ जाएं। तो ईरानियों के आक्रमण की बात करें तो 6ठी से 4थी सदी बीसी
राजनीतिक जीवन में एक बहुत बड़ी घटनाक्रम हुई, विदेशी आक्रमणकारी। मगध साम्राज्य उस समय हुआ करता था भारत में, मगध साम्राज्य का उत्थान हो रहा था उस समय। मगध साम्राज्य भारत में अपना विस्तार कर रहा था, विलय कर रहा था। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में भी छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जितने भी राज्य थे आपस में संघर्षरत थे, आपस में विदेशी आक्रांताओं लगातार यहां पर अपनी पहुंच बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। और पहला भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र की जो उस समय की समस्याएं थीं उनका लाभ उठाकर पहला आक्रमण किया ईरानियों ने, फिर बाद में किया यूनानियों ने। सिकंदर ने बाद में आया, पहले ईरानी आए, पहले पारसी का आए, और ईरान के आक्रमणकारियों में हखमनी शासक सबसे पहले आए। तो एक क्वेश्चन आपका यह भी बनेगा कि सबसे पहले किस साम्राज्य के शासकों के द्वारा भारत में हमला किया गया? हखामनी साम्राज्य के शासकों के द्वारा, जिनमें से उसका जो फाउंडर है उसका नाम है साइरस द्वितीय। इसका एक नाम है कुरुस। कुरुस को ही हम बोलते हैं साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय के द्वारा भारत में हमला किया गया, कुरुस के द्वारा भारत में हमला किया गया। ठीक है, तो पहला आक्रमणकारी कुरुस था। हाँ निखिल प्रीत जी कह रहे हैं सर आप, कोई बात नहीं, अभी ईसवी सन भी मैं बताऊंगा। अभी ये तो सारे अब एक धीरे धीरे सारे के सारे डिस्कस करेंगे ना, कौन कब कहां पे आक्रमण हुआ। तो मैंने हखमनी आक्रमण के बारे में बताया, ठीक है। अब यदि मैं साइरस द्वितीय की बात करूं, ये पहला व्यक्ति था, लेकिन इसने जब भारत में हमला किया तो ये असफल हो गया, असफल हो गया। ठीक है, साइरस द्वितीय पहला व्यक्ति था जिसने भारत में हमला किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इसका जो टाइम पीरियड था 558 बीसी से लेकर के 529 बीसी के आसपास इसका शासनकाल था साइरस द्वितीय का, और इसने भारत में पहला असफल आक्रमण किया। कैसा आक्रमण किया? पहला असफल आक्रमण किया। ठीक है, क्लियर है? तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी आपसे पूछता है भारत पे पहला आक्रमण किसने किया? पर्सिया ने, ईरान ने। पहला आक्रमण किसने किया? पर्सिया ने, ईरान ने। उस समय ईरान को पर्सिया कहा जाता था। फारस की खाड़ी है ना आज के टाइम पीरियड पे, मैप में देखिएगा फारस की खाड़ी कहां पर है। तो फारस की खाड़ी ईरान लगा हुआ है उससे, फारस की खाड़ी से। मैंने मानचित्रण वाली क्लास में पढ़ाया आप लोगों को। तो भारत में पहले तो ये आया, सफल नहीं हुआ। तो इसके बाद सफल कौन हुआ? सफल हुआ डेरियस प्रथम। भारत में डेरियस प्रथम जब भारत में हमला करने आया, डेरियस प्रथम जिसका हम दूसरा नाम दारा प्रथम कहते हैं, दारा प्रथम सफल आक्रमणकारियों में से था। ठीक है, दारा प्रथम सफल आक्रमणकारियों में से था। क्लियर है, स्पष्ट है? तो अब थोड़ा सा स्टोरी समझ लीजिए, फिर इसके बाद मैं टॉपिक चेंज कर दूंगा, एक ही टॉपिक को लेकर नहीं चलेंगे। हाँ, कहां पे कुछ गड़बड़ हो गया क्या? साइरस है भाई, ये गड़बड़ लिख गया। ठीक है, आप सही कर लिया करो, जहां पे थोड़ा बहुत कुछ भी होता है। आप लोग किस लिए हैं? साइरस द्वितीय, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, साइरस द्वितीय जो है पर्सिया ईरान में इसने हखामनी साम्राज्य की स्थापना की, और ये पश्चिम एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया साइरस द्वितीय के नियंत्रण में। और इसकी जो सीमाएं हैं भारत से टकराने लग गई। भारत का जो गंधार वाला रीजन है, गंधार पश्चिम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बोलते हैं ना, जो आज पाकिस्तान पड़ता है ना आपका, पेशावर वाला क्षेत्र, इसको हम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहते हैं। तो उसकी सीमाएं भारत से टकराने लगी, और पश्चिमोत्तर में अपना एक छत्र राज्य उसने स्थापित किया। ठीक है, उसकी महत्वाकांक्षाओं के लिए यह अनुकूल स्थिति थी, और भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला आक्रांता साइरस द्वितीय बना। तो भारत पे पहला आक्रमण किसने किया? साइरस द्वितीय ने किया। ठीक है, वह ईरान और भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में हिंदकुश तथा काबुल घाटी को जीतने में सफल रहा, लेकिन भारत में उसका अधिकार नहीं रहा। ठीक है, भारत को नहीं जीत पाया। अब देखो उस समय क्या होता था कि लगातार प्रयास तो करते थे, क्योंकि उस समय जो रास्ते थे बहुत दुर्गम होते थे, इतना आसान नहीं होता था रास्तों तक आना। बीच में मरुस्थल पड़ता था, रेगिस्तान पड़ता था, हिंदकुश पर्वत श्रेणी पड़ती थी, सुलेमान पर्वत श्रेणी पड़ती थी, तो अपने आप में बहुत कठिन था मामला। ठीक है, इसके बाद दारा प्रथम आता है। दारा प्रथम ने जब भारत में हमला किया तो यह भारत को जीत गया, और 3 अभिलेख हमें पता चलते हैं जिनसे पता चलता है कि भारत में इसके द्वारा हमला किया गया और यह भारत को जीता। ठीक है,
तीन अभिलेख हैं। एक है बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख। इसमें जानकारी मिलती है कि दारा प्रथम ने भारत को पहली बार हमला किया और भारत को जीत गया। ठीक है, एक तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसके बाद इसके दो अभिलेख और है, पर्सिपोलस अभिलेख, पर्सिपोलस अभिलेख, और एक अभिलेख इसका और है जिसका नाम है नक्शे रुस्तम अभिलेख, नक्शे रुस्तम। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो इतिहास के बच्चे हैं वो ज्यादा अच्छे से इसको समझते होंगे, पढ़ते होंगे। तो ये तीन अभिलेखों में हमें पता चलता है, देखो जो इतिहास वैकल्पिक विषय वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को ये सोर्सेस पता होने चाहिए, किस सोर्स में क्या जानकारी मिलती है, ये भी ध्यान में रखिएगा आपको। ठीक है, तो इसने इन अभिलेखों से पता चलता है कि इसे पंजाब और सिंध वाले क्षेत्रों में आपस में आकर के जुड़ गया। ठीक है, यहीं पर इसके साम्राज्य का हिस्सा बन गया। ठीक है, और आप सभी को पता है एक लेखक हैं जिनको इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस। हेरोडोटस ने भारत में दारा प्रथम के साम्राज्य में उसने बताया कि भारत भी सम्मिलित था उसके साम्राज्य में। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको जानने वाली चीजें हैं आपको यही आपको समझना है। ठीक है, और एक चीज और बता रहा हूं, इसका जो इस साम्राज्य का अंतिम शासक था उसका नाम था दारा तृतीय, दारा थर्ड। दारा थर्ड जो है सिकंदर से पराजित हो जाता है। अरब आरबेला का युद्ध होता है, एक युद्ध होता है आरबेला का युद्ध, आरबेला का युद्ध। आरबेला के युद्ध किसके किसके बीच होता है? सिकंदर, यूनानी शासक है वो, सिकंदर और दारा के बीच में आराबेला का युद्ध होता है और इस युद्ध में दारा पराजित हो जाता है। और दारा पराजित हो जाता है तो ठीक है, यूनान फिर भारत की मतलब फिर पूरा का पूरा साम्राज्य सिकंदर के पास चला जाता है। ठीक है, तो बाद में सिकंदर आता है। तो बस रफली इतना ही पता रखिए और बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना जीएस में, बाकी ऑप्शनल वालों बच्चों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए। एक बार मैं इसका टाइम पीरियड और बता देता हूं। दारा प्रथम का जो टाइम पीरियड है 522 से लेकर 486, 522 से लेकर 486 बीसी के आसपास। और डेरियस का टाइम कितना था? 558 से 529। इसका टाइम पीरियड क्या है? 522 से 486। ठीक है, तो ये रफली आपको काफी चीजें क्लियर हो गई कि कौन कब कहां पे हमला हुआ, कौन किससे लड़ा, क्यों भिड़ा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो थोड़ा सा जो फैक्ट है ये वाला आपका क्लियर हो गया, ईरानियों द्वारा भारत में हमला, पहले आक्रमणकारी ये थे। अब दूसरे नंबर पे देखो मेंस वाले जो बच्चे हैं, जो मेंस वगैरह में पूछा जाएगा, मेंस में पूछा जाएगा कि इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं थोड़ा सा कल इसको बताऊंगा, फिर यूनानी आक्रमण के में आ जाऊंगा। सेकंड आक्रमण में आपको यूनानी आक्रमण कल बताऊंगा अगली क्लास में। इसके प्रभाव के बारे में कल थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर यूनानी आक्रमण, सिकंदर के आक्रमण के बारे में पढ़ूंगा। मेंस में आपको डिटेल में ईरानी आक्रमण का प्रभाव, पारसी आक्रमण का प्रभाव आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए पर्यावरण का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ओजोन अवक्षय। ओजोन अवक्षय का मतलब है कि आप सभी को पता है कि ओजोन छिद्र हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को ओजोन के बारे में जानना चाहिए और इससे 2-3 फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं पहले मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है और जो सूर्य है, सूर्य से आने वाला जो पराबैंगनी विकिरण है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि समताप मंडल पर एक लेयर पाई जाती है जिसको हम ओजोन परत बोलते हैं। सभी आप ये जानते हैं, बहुत बेसिक सा है। यहां पर एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है यूवी रेज। आपको पता है सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण होता है, तभी आप जब कभी बाहर घर से निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगा लेते हैं, चेहरे में सनस्क्रीन, हाथों में सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं। लगा के निकलना भी चाहिए ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो, है ना। नहीं तो पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव के कारण से
कई बार कैंसर जैसी स्थितियां, स्किन कैंसर भी हो जाता है। तो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में 20 किलोमीटर की मोटाई में, ये लेयर ऐसा नहीं है, इसकी मोटाई कितनी है, 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की मोटाई में। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि ओजोन परत पाई कहां जाती है, समताप मंडल में, आसानी से आप बता देंगे, ठीक है। एक तो आपको ये बता देना है कि ये कहां पाई जाती है, तुरंत 1 मिनट में आप बता देंगे समताप मंडल पे पाई जाती है, ठीक है। और इसकी मोटाई कितनी है, लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है। अच्छा, बीच बीच में कई जगह पे इसकी मोटाई कम हुई है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा कम हो गई है, जैसा कि ध्रुवों में देखिए आप, इसकी मोटाई बहुत कम हो गई है। ध्रुवों का चित्र है आप सभी जो देख पा रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन छिद्र बोलते हैं। उसके पीछे के कारण क्या है, जो यहां से बहुत सारे वायुमंडल पर हमने गैसेस छोड़ी औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप, है ना, कई सारी गैसेस छोड़ी हमने वायुमंडल पे, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जब जाता है ऊपर, तो जाने के बाद वो ओजोन से अभिक्रिया करता है और ओजोन को तोड़ देता है, उसको विघटित कर देता है, उसका विनाश कर देता है, और इसी कारण से ओजोन धीरे धीरे कमजोर हो गई। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे कई सारी गैसेस हैं वायुमंडल पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे कई सारे गैसेस हमने ऊपर भेजी। क्यों भेजी, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप। और ये गैसेस ऊपर जा करके इन्होंने क्या किया, ओजोन के साथ, O3 के साथ, जैसे कि ओजोन का फार्मूला आप सभी जानते हैं, O3 है। तो जब ऊपर क्लोरीन गई, तो क्लोरीन ने इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया कर ली। अब आप में से जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। यहां से ऑक्सीजन मुक्त हो गई और ClO बन गया। तो इस तरीके से ओजोन टूट गई, ओजोन खत्म हो गई। और ओजोन के खत्म हो जाने के बाद क्लोरीन ने ओजोन को तोड़ दिया, CFC ने ओजोन को तोड़ दिया, ब्रोमीन ने ओजोन को तोड़ दिया, हेलोन्स ने ओजोन को तोड़ दिया, टेट्राक्लोराइड ने, कार्बन टेट्राक्लोराइड ने ओजोन को तोड़ दिया, नाइट्रस ऑक्साइड ने ओजोन को तोड़ दिया। तो ओजोन लेयर धीरे धीरे पतली होती गई, उसकी डेंसिटी कम होती गई, और उसी को हम ओजोन छिद्र कहते हैं। क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर, अपने ध्रुव पर जो है घूम रही है, तो गैसेस का ज्यादा प्रभाव उसके ध्रुवीय क्षेत्र में पड़ा, तो यहां पर हमें ओजोन छिद्र देखने को मिला। और आपको पता है कि यदि ओजोन की लेयर नष्ट हो गई तो पृथ्वी जल जाएगी। यहां पे रहने वाले जितने जीव जंतु हैं उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के जीवन के लिए ओजोन का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी में आने से रोकने का काम ओजोन लेयर कर रही है। तो हमने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जिससे ओजोन का अपक्षय हुआ, ओजोन छिद्र जैसी कंडीशन आ गई। रफली मुझे लगता है आप समझते होंगे। अब इसके बारे में सबसे पहले पता चला 1985 में। 1950, देखो ये सारी चीजें मैं क्लास में डिटेल में बढ़ाता हूं, लेकिन यहां पे मैं आपको एक बार समझा रहा हूं। 1985 में एक वैज्ञानिक थे, जोसेफ फोरमैन। अब जोसेफ फोरमैन जो थे आपके, ये अंटार्कटिका में अध्ययन कर रहे थे वहां पर। तो उन्होंने पाया कि यहां पर जो अंटार्कटिका क्षेत्र है, ये देखिए अंटार्कटिका है ना, यहां तो ओजोन अपनी 50% बची है, 50%, यानी ओजोन लेयर धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। मात्र 220 डाप्सन यूनिट। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ओजोन को हम डाप्सन से नापते हैं, डाप्सन से। इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है, कई बार मैच द फॉलोइंग पूछ लेता है कि ओजोन लेयर को नापते कैसे हैं। डाप्सन से नापते हैं हम ओजोन लेयर को, यह भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो जोसेफ फोरमैन ने ओजोन परत में 50% की ह्रास देखी, 50% की कमी देखी, और ओजोन परत में अपक्षय के कारण से पराबैंगनी किरणें बहुत तेजी से पृथ्वी पर आने लगी, जिससे मानव और पशुओं में त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर, घातक बीमारियां फैलने लग गई। और जब ये चीजें हुई, इसका वनस्पतियों पर भी प्रभाव पड़ा। वनस्पतियों का जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया थी वो बड़ी धीमी पड़ गई, जिसके कारण से जो है ऑक्सीजन भी कम होनी, मतलब बहुत सारे इसके वो हैं। तो ऐसे में मुद्दा यह हुआ कि भैया इसका समाधान क्या किया जाए। तो सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए। पहले तो वियना में इकट्ठा हुए 1985 में,
ध्यान से समझिएगा। अब सारे देश एक साथ इकट्ठा हुए 1985 में और फिर इसके बाद 1987 में। दो जगह इकट्ठा हुए, पहले तो वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इकट्ठा हुए, और इसके बाद सारे मॉन्ट्रियल, कनाडा में पड़ता है आपका, मॉन्ट्रियल में इकट्ठा हो गए। हमारे इस समय कनाडा के साथ रिश्ते बहुत खराब चल रहे हैं। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भैया हिंदू मंदिरों पे जिस तरीके से वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशंस हैं, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन इस समय सबसे बुरी स्थिति में कनाडा के साथ हैं, भारतीयों के साथ, वहाँ के हिंदू मंदिरों के साथ। तो मॉन्ट्रियल में और वियना में यहाँ पर ओजोन के अपक्षय को रोकने के लिए जो क्लोरीन और फ्लोरीन के यौगिक थे, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे हैलोन्स हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये जितनी भी गैसेस थी इन सब को अब समाप्त करना पड़ेगा, इनको हमें रोकना पड़ेगा। इस कारण से सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इन्होंने कहा कि ओजोन के अपक्षय के लिए जितने भी उत्तरदायी पदार्थ हैं उनका उत्पादन, उनका उपयोग पूरा कटौती कर दी जाएगी, उसको रोक दिया जाएगा। तो जब रोकने की बात आ गई, अब आपको पता है हमारे यहाँ पे रेफ्रिजरेटर जो हमारे घरों पे रखा हुआ है ना, अब तो रेफ्रिजरेटर में गैस अमोनिया वगैरह NH3 वगैरह यूज करते हैं, नहीं पहले CFC यूज करते थे, नेफ्रॉन यूज करते थे। जो घर पे AC लगा हुआ है, AC से जो गैस निकलती थी, एयर कंडीशनर से जो कोल्ड स्टोरेज होते थे वहां पर शीतलक गैसें जो होती थी, ये सारी ओजोन के लिए गड़बड़ थी। तो इन सभी को धीरे धीरे रोकने की बात हुई कि भैया इनको समाप्त करो नहीं तो ओजोन खत्म हो जाएगी। तो आप याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन संरक्षण से जुड़ा हुआ है। वियना सम्मेलन आपका ओजोन संरक्षण से जुड़ा हुआ है। वियना और मॉन्ट्रियल दोनों ओजोन संरक्षण के हैं। किससे जुड़े हुए हैं? वियना और ये दोनों ओजोन संरक्षण से जुड़े हुए। रट जाना इस बात को, भूलना नहीं है इस बात को आपको। वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों ओजोन संरक्षण से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? ओजोन संरक्षण से जुड़े हुए हैं। ओजोन संरक्षण से जुड़े हुए हैं। ओजोन संरक्षण से जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक और आपका हुआ 1990 में लंदन सम्मेलन। ध्यान रखिएगा, ये सब IAS में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत फेमस प्रोटोकॉल है, ओजोन संरक्षण से जुड़ा हुआ, रट जाइएगा। मिनीमाता कन्वेंशन अलग है। मिनीमाता आपका मिनीमाता पारे मरकरी से जुड़ा हुआ, मरकरी के प्रतिबंध को लेकर मिनीमाता कन्वेंशन। मॉन्ट्रियल ओजोन के लिए है। कितनी बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है आपका। तो लंदन सम्मेलन हुआ 1990 में, यह भी आपका ओजोन के लिए ही जुड़ा हुआ है। लंदन सम्मेलन, ये तीनों सम्मेलन जो मैं आपको बता रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्मेलन है जो कि ओजोन संरक्षण के लिए जुड़े हुए हैं। और इनमें लंदन सम्मेलन 1990 में हुआ, इसमें यह निर्णय लिया गया कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, जिसका सर्वाधिक उपयोग, CFC का सर्वाधिक उपयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, कोल्ड स्टोरेज में किया जाता है, तो हम पूरी तरीके से CFC को बैन कर रहे हैं। CFC को बैन कर दिया गया। CFC को बैन कर दिया गया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, क्लास में मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हाल फिलहाल का एग्जाम, आने वाले समय में एग्जाम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी, क्योंकि यहां पर जो आप पढ़ोगे सबको समझ में आ रहा है। आपको ओजोन, बस इतना ही ओजोन के बारे में जानना है। अब ओजोन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, कोई गलत नहीं करा सकता आपका ओजोन से क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, मैं जितना आपको पढ़ा दूं उतना आपको छाप लेना है, बस टेंशन ही नहीं लेना। आपको टेंशन ही नहीं लेना बिल्कुल भी। मेरा पढ़ाया हुआ एग्जाम में आपको दिखेगा। बस मेरी सारी महा रिवीजन की क्लास जरूर कर लीजिए, ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। अब चलिए अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में मैंने आज लिया है भारत के तटीय मैदानों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ चीज़ें आज बताऊंगा, कुछ चीज़ें फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा, फिर बताऊंगा, तो मैं धीरे 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 आपको बताता जाऊंगा। सबको समझ में आ रही है? चलो, बहुत अच्छी बात है। जिसको समझ में ना आ रही हो, कुछ फीडबैक देना चाहें आप बता सकते हैं। अगला आ जाइए ज्योग्राफी में। देखिए टॉपिक चेंज, हिस्ट्री का टॉपिक चेंज किया, पर्यावरण में आए, 15 पर्यावरण के बाद आ गए ज्योग्राफी में। शायद आप इस तरीके से कभी नहीं पढ़े होंगे जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूं वो लेने वाला हूं द कोस्टल प्लेन के बारे में। आप शायद इस इमेज में इतने अच्छे से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं इस इमेज में आपको बताता हूं। यहां पे दो लाइनें हैं, एक डार्क लाइन है, देखिए
ये आप देख पा रहे हैं, ये भारत में आपको पता है कि हम प्रायद्वीपीय संरचना है, तीन तरफ से वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं, और एक ये आपका जो है कलर आपको दिख रहा होगा इधर, ये तो प्रायद्वीपीय पठार है, और यहाँ पर पश्चिमी घाट है, इधर आपका पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, और इधर आपका पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। अब पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और पूर्वी घाट से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इस प्रायद्वीपीय पठार के दोनों छोरों पर, चाहे वो पूर्वी छोर हो चाहे वो पश्चिमी छोर हो, दोनों में दो सकरे तटीय मैदान पाए जाते हैं, जिसमें इसको हम बोलते हैं पूर्वीय तटीय मैदान। अब एक चीज क्लियर कर रहा हूं यहां पे, पूर्वी तटीय मैदान, पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए, पूर्वी घाट अलग है, पूर्वी तटीय मैदान अलग है, पूर्वी घाट अलग है, पूर्वी तटीय मैदान अलग है। वैसे ही पश्चिमी घाट अलग है, पश्चिमी तटीय मैदान अलग है। ये मैदान है प्रॉपर। आप में से अधिकांश बच्चे जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो उत्तर भारत में है, और उत्तर भारत मैदानी क्षेत्र है, कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के भी स्टूडेंट होंगे, लेकिन मैदानी क्षेत्र के बच्चे अलग हैं। तो जो नदियां हैं, नदियां अपने साथ अवसादों को लेकर आती हैं, जैसे गंगा हिमालय से अवसाद लेकर आती है, ठीक है, और जहां जहां से निकलती है अपने साथ मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर सब लेकर के आती है, गाद लेकर आती हैं। सिर्फ गंगा नहीं, गंगा की सभी सहायक नदियां, चाहे यमुना हो, चाहे रामगंगा हो, चाहे घाघरा हो, चाहे गंडक हो, चाहे कोसी हो, समय समय पर बाढ़ आती है। उधर ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां। तो जब ये अपने साथ बहुत सारे अवसाद लेकर आती हैं तो ये फैला देती है उन अवसादों को। बाढ़ के टाइम पे देखिए नदी अपना पूरा जितनी मिट्टी कंकड़ गाद होती है सब फैला देती है, ठीक है। ये एक तरीके की पर्वत श्रेणियां हैं दोनों। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी, ठीक है। घाट आप जानते हैं ना, नदी के किनारे घाट होता है, तो ये समंदर के किनारे की बात है। तो इनसे निकलने वाली जो नदियां हैं वो यहां पर अवसादों को फैला देती हैं, और अवसादों को फैला करके यहां पे तटीय मैदानों का निर्माण करती हैं। इधर समुंदर है, अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है। तो यहां पर सकरे तटीय मैदान है, प्रॉपर मैदान है, प्लेन्स हैं। इस पे मेरा भारत दर्शन का एक वीडियो भी है, मालाबार तट, आप वो वीडियो देखिएगा। मालाबार तट से मैंने आपको अरब सागर से एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने सारे तटीय मैदान पढ़ाए हैं। आप मेरे भारत दर्शन के वीडियो जरूर देखा करिए। भारत दर्शन की प्लेलिस्ट आपको आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। यहां पर ये नदियां क्या करती हैं, मैदानों को बनाती हैं, मैदानों को यहां पर, ठीक है। तो यहां पे देखो सागर भी मैदानों को बनाता है, सागर की सागरीय तरंगों के द्वारा भी अपर्दन किया जाता है, निक्षेपण किया जाता है, पठारी नदियों के द्वारा अवसाद लाए जाते हैं। तो अवसाद नदियां भी लाती हैं, और इधर कुछ योगदान समंदर का भी होता है। समंदर यहाँ पे बीचेस का निर्माण करता है जिसे हम पुलिन कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जो आपके मैदान हैं ये आपके लगभग 6100 किलोमीटर की, इनकी 6100 किलोमीटर ये इसकी पूरी लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर की। इनकी दोनों को मिला दें 61। तो इनके अलग अलग नाम है, मैं बाकी इनके डेप्थ में अगली सेशन में जाऊंगा, अगले सेशन में। देखिए यहाँ पे जो मैदान है गुजरात वाले, इसको बोलते हैं यहाँ पे, वैसे तो इस पूरे का नाम गुजरात का मैदान है। यहाँ पे गुजरात वाले क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र है इसको पूरे को हम गुजरात का मैदान ही कहते हैं। सौराष्ट्र से सूरत तक का जो क्षेत्र है पूरा का पूरा गुजरात का मैदान के अंतर्गत आता है। पर इसमें जो तट है आपका, यहाँ पे देखिए ये है आपका कच्छ का तट, और ये आपका काठियावाड़ का तट। नाम पूछता है, काठियावाड़ का तट गुजरात में है और कच्छ का तट आपका गुजरात में है। इसके बाद ये आप देखेंगे ये कोंकण तट है। कोंकण तट आपका दमन से लेकर गोवा तक अवस्थित है। मैं इतना तो समझता हूँ कि आपको भारत का मानचित्र बहुत अच्छे से आता होगा, यदि नहीं आता है तो मेरी ज्योग्राफी की क्लास में बढ़िया अच्छे से मानचित्रण करवाया मैंने, पॉलिटिकल भी कराया, फिजिकल भी कराया है, ठीक है। तो यहाँ पर दमन से लेकर के गोवा तक, दमन से लेकर के जो आपका गोवा तक का बीच है इसको बोलते हैं कोंकण तट। कई बार क्वेश्चन आता है कोंकण तट किसको बोलते हैं,
गोवा वाले तट को कोंकण तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। ठीक है। इसके बाद अगला तट है आपका कन्नड़ तट। गोवा से लेके मंगलुरु तट के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। गोवा से लेकर के देखिए सबसे ऊपर है कच्छ का तट, फिर है काठियावाड़ तट, फिर है कोंकण तट। कोंकण तट के बाद जो अगला तट है आपका, इसका नाम है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट ये आपका कहां से पड़ता है? गोवा से लेकर मंगलुरु तक। मंगलुरु आपका एक एयरपोर्ट भी है यहाँ पे और बहुत बड़ा नौसेना का जो है यहाँ पे अड्डा भी है। तो कोंकण यहाँ गोवा से लेके मंगलुरु, बंगलोर में पड़ता है। बंगलुरु का एक बड़ा शहर है मंगलुरु, तटीय शहर है आपका। मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक, मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल का तट है ये। मैंने यहीं से भारत दर्शन का वीडियो बनाया है। केरल का तट है। आपको रट जाना, ये चीजें आपको आती भी होंगी, मैं तो रिवीजन करा रहा हूं आपको। अच्छा, इन सब की अपनी विशेषताएं, मैं विशेषताएं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तमिलनाडु वाले तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। ये पूर्वी घाट में अवस्थित है आपका कोरोमंडल तट। अच्छा, ये आपका कन्याकुमारी से लेकर के यहां पे आपका पड़ता है एक झील है, छोटी सी झील है आपकी यहां पे इसरो का सेंटर भी है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के बारे में आपने सुना है? पुलिकट लेक पड़ती है, पुलिकट लेक, पुलिकट झील। पुलिकट झील तक अवस्थित है आपका कोरोमंडल तट। पुलिकट लेक तक अवस्थित है। इसके बाद आपका पड़ता है उत्तरी सरकार तट। कौन सा तट? उत्तरी सरकार तट। इसको हम बोलते हैं काकीनाडा तट। उत्तरी सरकार तट को ही हम काकीनाडा तट भी कई जगह आपको मिलेगा बुक्स वगैरह में, काकीनाडा तट भी बोलते हैं। तो पुलिकट लेक से लेकर के कहां तक अवस्थित है आपका ये? पुलिकट लेक से लेकर के एक जगह पड़ती है आपकी बेरहामपुर तक आपका ये पाया जाता है काकीनाडा का तट। काकीनाडा तट भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है। तो पुलिकट लेक से लेकर आपका बहरामपुर तक ये पाया जाता है। और ये उड़ीसा वाले तट को हम उत्कल तट कहते हैं। उत्कल, हमारे जनगण मन में आता है ना उत्कल, तो उत्कल तट आपका उड़ीसा वाला तट है। तो यहाँ पे तटों के नाम मैंने आपको बताए, एक बार फिर से देख लिए। गुजरात में 2 तट हैं, कच्छ का तट, काठियावाड़ का तट। कोंकण तट गोवा वाला तट है। कन्नड़ तट आपका कर्नाटक वाला तट है। मालाबार तट आपका केरल वाला तट है। कोरोमंडल तट तमिलनाडु का तट कोरोमंडल तट है। और ये आपका है काकीनाडा तट या उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, उत्कल तट। ये भी आपको दिमाग में बैठा है। इतने प्रकार के हमारे तटीय मैदान के पास जो हमारी तट रेखा है उसके अलग अलग नाम है, अलग अलग जगह पर आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए, पंकज कुमार जी कह रहे हैं सर आप वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो वीडियो देखने के बाद किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, मेरे से क्लास लेते हैं, तो निश्चित तौर पे उनको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं कोशिश यही करता हूं कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं, उस दिशा में ले जाने का मैं प्रयास करता हूं। चलिए, सब्जेक्ट बदल रहा है, अगला सब्जेक्ट में चलते हैं। अगला सब्जेक्ट है आपका, सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डर लगता है ना एक सब्जेक्ट से, अर्थव्यवस्था से। मुझे नहीं पता क्यों डरते हैं आप लोग, पर डरते हैं, ये तो आपको भी पता है। अर्थव्यवस्था में एक टॉपिक है वित्तीय समावेशन। भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो आती हैं, उन योजनाओं का जो मूल है उसमें वित्तीय समावेशन बहुत बड़ा मूल है। ज्यादातर योजनाएं सरकार की दो आधारों पर, देखिए गवर्नमेंट की जितनी स्कीम आती है, 2 चीजों को लेकर सरकार की स्कीम आती है। ठीक है, भारत सरकार की योजनाएं, आप लोग भी एग्री करेंगे। पहला आधार है सामाजिक न्याय प्रदान करना, जो कि संविधान ने जिम्मेदारी दी है कि भैया लोक कल्याणकारी राज्य के तौर पे काम करोगे आप, तो सामाजिक न्याय के आधार पे काम करना। और दूसरी अवधारणा है वित्तीय समावेशन। सरकार चाहती है कि वित्त का विकेंद्रीकरण हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये एक बहुत बड़ा टर्म्स है, मेंस में इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं आपके वित्तीय समावेशन से, आप इसे समझिए। ठीक है, वित्तीय समावेशन का अर्थ क्या होता है, मैं आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं, संभवतः आज के बाद आपको भूलेगा नहीं। वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को आर्थिक विकास के लाभों से जोड़ती है।
यानी कि भारत का कोई भी नागरिक आर्थिक विकास के लाभ से, आर्थिक सुधार के लाभ से वंचित ना रहे और देश के विकास में अपना योगदान दे सके, उसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, बहुत इजी और बहुत सिंपल। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। वित्तीय समावेशन क्या है? वित्तीय समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति, अंतिम छोर पर कौन खड़ा है? वंचित तबका, जो वंचित लोग हैं, वंचित वर्ग, समाज का वंचित तबका जो आर्थिक विकास के लाभों से छूट गया है, पिछड़ा वर्ग, जनजातीय वर्ग, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए लोग, महिला, बच्चे, जो अंतिम कड़ी पर खड़े हुए लोग हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग, उनको आर्थिक विकास के लाभों से संबद्ध कराने का प्रयास, या जो सरकार आर्थिक विकास कर रही है, जो आर्थिक सुधार कर रही है, उसका लाभ सब तक पहुंचे, इसी को वित्तीय समावेशन कहते हैं। मोटे तौर पे, आसान भाषा में एक चीज और मैं यहां पे जोड़ रहा हूं, वित्तीय सेवाओं को सब तक पहुंचाना, वित्तीय सेवाओं को सब तक पहुंचाना भी वित्तीय समावेशन है। को सब तक पहुंचाना, वित्तीय सेवाओं को सब तक पहुंचाना भी आपका क्या है? वित्तीय समावेशन है। ठीक है। अब वित्तीय सेवाएं बहुत सारी हैं। एक तो बैंक आपका है, बैंक, सबको बैंक से जोड़ना, सरकार ऐसी कोई भी योजना लेकर आए जो बैंक से जोड़ती हो, वित्तीय समावेशन है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन है, आप सभी जानते हैं। बीमा, सरकार यदि लोगों को बीमा उपलब्ध कराए तो ये क्या है? वित्तीय समावेशन है। अभी कितनी सारी योजनाएं आ रही हैं, सब वित्तीय समावेशन की योजनाएं हैं। तो वित्तीय समावेशन में सरकार जो है क्या करती है? वित्तीय फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सब तक पहुंचाने की प्रयास करती है। बहुत प्रकार की बचत के लिए सरकार क्या करती है? जैसे देखिए, लोगों को क्या चाहिए? लोगों को जो पैसा है लोगों का, उसकी बचत कर सके, और बचत के लिए लोग कासा में डालते हैं, करेंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट। यदि कोई कंपनी है, फर्म है, तो वो करेंट अकाउंट, और यदि आपका पर्सनल पैसा है तो आप सेविंग अकाउंट में रखते हैं उसको, या आप पैसे को एफडी आरडी करा लेते हैं, एफडी करा देते हैं या आरडी करा देते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, ये करवा लेते हैं आप। ठीक है, ये भी आपको दिमाग में बैठा के रखना है। पंकज जी कह रहे हैं सर, यूपीपीसीएस के लिए अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है? सबसे अच्छी किताब आपकी, मुझे जो इस समय लगती है समसामयिक परिदृश्य में, वो है नितिन सिंघानिया सर की। हमारे बहुत शानदार किताब है नितिन सिंघानिया सर की किताब, आप लोग पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी की। और मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, इकोनॉमी चूंकि मैंने वहीं से पढ़ाई भी है, आपको बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ाई है, तो आप लोग एक बार नितिन सिंघानिया सर की बुक जरूर पढ़ें, बहुत शानदार किताब है। ठीक है, तो लोग बचत करते हैं, लोग बीमा करवाते हैं, कई प्रकार के बीमा होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होता है, आकस्मिक बीमा बहुत सारे होते हैं, है ना, सेवानिवृत्ति के बाद लोग बहुत सारे, तो आपातकालीन, है ना, बहुत सारी परिस्थितियों में बीमा कराया जाता है। टर्म्स इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, गाड़ी है तो गाड़ी का इंश्योरेंस है, अब हर चीज के बीमा आ चुके हैं। ठीक है, तो बीमा। इसके बाद एक चीज और है, ऋण। यदि आपको लोन चाहिए तो आप साहूकार के पास मत जाइए, आप जिस बैंक पे हैं तो इसी बैंक से लोन ले लीजिए, तो ऋण भी आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप ऋण भी ले सकते हैं, होम लोन ले लीजिए, आप आपातकालीन ऋण ले लीजिए, आप व्यावसायिक ऋण ले लीजिए, विभिन्न प्रकार के ऋण भी ले सकता है व्यक्ति, इसकी भी व्यवस्था यहां पर है। आपको कोई संपत्ति का निर्माण करना है, ठीक है, तो आप संपत्ति के निर्माण में कैपिटल को लेकर के लोन ले सकते हैं, तो आपको कैपिटल को भी, तो वित्तीय समावेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की संस्कृति में, इंडिया के कल्चर में बचत के विकास को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा जाए, जो निम्न आय के समूह हैं उन्हें औपचारिक बैंकिंग से जोड़ दिया जाए। ठीक है, सूदखोर, साहूकार, उनके शोषण से लोगों को बचाया जा सके, इसलिए जरूरी है भारत में वित्तीय समावेशन, और इसलिए वित्तीय समावेशन होना चाहिए। तो मुझे लगता है वित्तीय समावेशन समझ में आया क्या आप लोगों को? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये परिभाषा, ये टर्म्स आपके दिमाग में बैठी? क्या आपको ये क्लियर हुआ कि वित्तीय समावेशन क्या है?
किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं पढ़ा रहा हूँ, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा वो टॉपिक रट जाएगा आपको। ये मैं बहुत भरोसे और बहुत विश्वास और बहुत मेहनत से आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, अब सब्जेक्ट स्विच कर रहे हैं, अगले सब्जेक्ट में जाते हैं, पॉलिटी। बाकी का बचा हुआ टॉपिक अभी कल भी पढ़ेंगे, अगली क्लास में भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी खूबसूरत ये है महा रिवीजन सीरीज की, जहाँ पे आपके टॉपिक बदल रहे हैं लगातार, कंटिन्यूअस आपके टॉपिक चेंज हो रहे हैं, आप टॉपिक बदल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टॉपिक बदल रहे। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। एमपीपीएससी वाले बच्चे भी इस सेशन से जरूर जुड़े, और मैं जल्दी एमपीपीएससी की लाइव बैच, लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो एमपीपीएससी वाले हैं, यूकेपीएससी वाले हैं, आरएएस वाले हैं, सबके लिए क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, घबराएं ना। हाँ, समझ में आ रहा है ना। अभी मेरी देखिए यूपीपीसीएस में थोड़ी देर बाद क्लास है, मुझे लगता है यूपीपीसीएस वालों की क्लास थोड़ा सा टाइम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मैं टाइम आपका करवा देता हूँ। आज वैसे मेरी 6 बजे क्लास थी यूपीपीसीएस में, 6 तो बज ही गए इसी क्लास में, तो क्यों ना थोड़ा सा क्लास को बढ़वा देते हैं। साढ़े 6 करवा देते हैं। और यूपीपीसीएस की क्लास 6:30 की कर दीजिए। हाँ, तो यूपीपीसीएस की क्लास 6:30 से होगी। जो यूपीपीसीएस वाले बच्चे हैं वो क्लास में मिलेंगे मुझे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, भारतीय संविधान। अब संविधान का जो टॉपिक है आपका, आज यहाँ पे जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ, संविधान के स्रोत। देखो, मैं बहुत पढ़ा चुका हूँ संविधान को, मतलब महा रिवीजन के इसके पहले सीरीज में जो बच्चे जुड़े हैं, जो कंटिन्यूअस जुड़े हैं, उनको पता होगा कि सर ने कितना पढ़ाया। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया, बहुत डेप्थ में पढ़ाया है। तो संविधान देखिए, भारत का संविधान जो है संविधान सभा ने बनाया, बहुत लंबा टाइम लगा, है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा। और जब संविधान निर्माताओं ने संविधान को बना रहे थे तो लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और उन्होंने उन देशों से बहुत सारी चीजें उठाई, लेकिन वो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बना करके उठाई। उन्होंने कोई संकोच नहीं हुआ कि हम कट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कट कॉपी पेस्ट नहीं है, भारत की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारी चीजें हमने ली। देखिए, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत यदि कोई रहा भारतीय संविधान में, वो तो था भारत शासन अधिनियम 1935। ये सब आप जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 सबसे बड़ा स्रोत था। यदि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत था भारत, उस समय यही अधिनियम चल रहा था आपका, भारत शासन। अच्छा, एक संविधान में एक आर्टिकल है जो इससे जुड़ा हुआ है, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं। अधिनियम 1935। अब यहां पे एक आर्टिकल मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ याद भी कर लें। 1 मिनट रुकिएगा। ये हमारे संविधान की पुस्तक है, और यदि आपके पास वेयर एक्ट है तो एक बार जरूर देखिएगा। मैं चाह रहा हूं कि वो आर्टिकल मैं आपको पढ़ा ही दूं। हमारे संविधान में टोटल वर्तमान में 395 आर्टिकल है। आप कहेंगे नहीं सर, हमने तो 450 475 आर्टिकल ऐसे पढ़े हैं। नहीं, आज भी संविधान में देखेंगे तो अंतिम आर्टिकल 395 ही है, 396 आर्टिकल कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ, संख्या के दृष्टिकोण से हम लोग कई बार बुक्स वगैरह में लिख जाता है तो हम पढ़ लेते हैं, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन यदि मैं यहाँ पे एक बार ओपन कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं हूबहू वर्ड टू वर्ड आपको बता दूं। पहले जब देश आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारत चलाया जा रहा था। अब पता है आपको, संविधान में जो भी चीज लिखी गई बहुत स्पष्ट की गई है चीजों को। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसमें कुछ आर्टिकल्स है नहीं। एक्चुअली में आर्टिकल 395 जो आपका है, इसमें इस बेयर एक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम है।
बताइए, इस बेयर एक्ट में आधा अधूरा मामला है। किताबों में कई बार अब इसको भेजा जाएगा जिनके पास से ये वेयर एक्ट आया है, कंप्लेन करके कि आधे आर्टिकल ही खा गए हैं, ये आधे आर्टिकल है नहीं। चलो बता देता हूँ। तो जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 395 में ये व्यवस्था की गई कि 335 का अधिनियम और भारत शासन अधिनियम 1947 ये दोनों को समाप्त करने की बात है, उनके निरसन की बात है, क्योंकि संविधान 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हो गया था। तो 395 आर्टिकल जरूर आप एक बार देखिएगा, 395 को, उसमें इसके निरसन की बात की गई। लेकिन जब हमारा संविधान बना तो उस समय बहुत सारी चीजें इससे ली गई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें इससे ली गई हैं, लेकिन मैं उसके बारे में बताऊंगा क्योंकि इसी का शासन। अच्छा, ये बना कहां से? ये बनाया अंग्रेजों ने, ये ब्रिटिशर्स ने बनाया, ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो हमारे संविधान में ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ लिया गया। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, वहां पे संसद संप्रभु है। अलिखित मतलब जो संविधान कंप्लीट ना हो, जो संविधान आज भी लिखा जा रहा हो। हमारे देश में संविधान संप्रभु है, संसद संप्रभु नहीं है। हमारे देश में संविधान ने संसद को पावर दिया कि तुम मुझे आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, उसकी प्रक्रिया बताई संविधान ने। लेकिन वहां पर ब्रिटेन में संसद जो भी कार्य करती है, जो भी उसके गतिविधियां, सारे संविधान का हिस्सा बन जाते हैं। बहुत सारी चीजें अभिशमय या परंपराओं के आधार पर भी चल रही हैं, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया? संसदीय शासन प्रणाली, सबसे पहली चीज हमने ये ली। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसी प्रणाली पे हमारा देश चल रहा था। संसदीय शासन प्रणाली जो आपकी होती है, ये उत्तरदायित्व और नियंत्रण के सिद्धांत पे काम करती है। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है प्री में। उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत हमारे देश में जो सरकार है, सरकार के 3 अंग हैं। पहला है कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति हैं सबसे ऊपर, फिर प्रधानमंत्री हैं, मंत्रिमंडल है, ठीक है, महान्यायवादी हैं। दूसरे नंबर पे है विधायिका, यहां पर भी राष्ट्रपति हैं। विधायिका और कार्यपालिका दोनों में राष्ट्रपति हैं। विधायिका में हमारे सदन है जिसका नाम है संसद। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, इनसे मिलकर के विधायिका बनती है हमारे देश की। राष्ट्रपति जब तक किसी भी कानून को, राष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे। और तीसरी है न्यायपालिका। जस्टिस संजीव खन्ना बन गए हैं हमारे देश के नए न्यायाधीश। अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जी नए 51वें न्यायाधीश बना दिए गए हैं, सीजीआई। टोटल कितने न्यायाधीश हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में? सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, 34 न्यायाधीश हैं यहाँ पे, 34 न्यायाधीश। फिर टोटल हर एक स्टेट में हाई कोर्ट है, और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और इसी के साथ अधीनस्थ न्यायालय में बहुत सारे न्यायालय आपके जुड़ जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबसे ऊपर है अधीनस्थ में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कार्यपालिका विधायिका से, विधायिका न्यायपालिका से, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई किसी का वो कर रहा है, कोई किसी का वो कर रहा है। 1 घंटे की क्लास रहेगी, ये 1 घंटे की क्लास रहेगी। हाँ, बुक को पूरा पढ़िए। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं पीडीएफ का समर्थन नहीं करता, मैं हार्ड कॉपी का समर्थन करता हूँ। हार्ड कॉपी का समर्थक हूं मैं। आपके पास बुक होनी चाहिए, हार्ड कॉपी में होनी चाहिए, फिर उसको पढ़िए। अरे ये बेयर एक्ट आपको पता चल जाएगा ना इसका। तो मान लो किसी भी बुक में कई बार एरर्स होते हैं, किताब ही पूरी नहीं है। ये जिसने भी छापा है ना, जिस पब्लिकेशन से आई है ये किताब, वहाँ पे कई बार पन्ने मिसिंग हो जाते हैं। तो इसमें कुछ पन्ने मिसिंग हैं, ठीक है। फाड़े तो नहीं गए, किसी ने फाड़ा तो नहीं है ना इससे, ना निकाले नहीं गए हैं। और संविधान की प्रति फाड़ने की कोई जरूरत भी ना करे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है।
ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमारे यहाँ पे विधायिका से ही कार्यपालिका बनती है, कैबिनेट यहीं से बनती है, ठीक है। और न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है, हटाती विधायिका है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमारे संविधान का गार्जियन कौन है? न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में संविधान की व्याख्या करता है, संविधान के गार्जियन के तौर पे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत, ये कहां से लिया है? संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। इसके अलावा हमने ब्रिटेन से क्या लिया है? द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। कहां से लिए? ब्रिटेन के संविधान से लिया है हमने। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा, यह भी आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है संसदीय शासन प्रणाली का क्या गुण है, क्योंकि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, आर्टिकल 75 का तीसरा क्लॉज, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व और नियंत्रण की बात है। संसदीय शासन प्रणाली का यह गुण है आपका दायित्व। देखो अमेरिका में आज चुनाव है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अमेरिका में नवंबर माह का पहला मंगलवार चुनाव का दिन होता है। अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। वहां पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों एक दूसरे से पृथक हैं, किसी का किसी पे कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहां पे राष्ट्रपति देश के अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, सरकार के भी प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। हमारे देश में राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। कैबिनेट सर्वोपरि है, जिसमें प्रधानमंत्री सर्वोपरि होते हैं भारत में। तो अमेरिका की स्थिति अलग है। अमेरिका में हर नवंबर के पहला, आज मंगलवार है, आज जो मैं क्लास ले रहा हूं पहला, आज अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, आज अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं, है ना। 4 साल बाद एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ कमला हैरिस है, रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेटिक। हाँ, मैंने देखिए जो भी किताबें आपको बताई हैं सारी बहुत अच्छी किताबें बताई हैं। एमडी मुर्तजा जी कह रहे हैं सर पॉलिटी की बुक किसकी पढ़े? पॉलिटी की 2 किताबें जरूर पढ़िए। पहला पढ़िए लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत, भारत की राजव्यवस्था, अच्छी किताब है, नो डाउट। दूसरी किताब आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है, हमारी संसद बाई सुभाष कश्यप जी। और एक ये बेयर एक्ट अपने साथ रखिए, जब भी पॉलिटी पढ़ना है एक बेयर एक्ट रखिए अपने साथ, ठीक है। बस ये 2-3 चीजें। तो देखिए क्या क्या ले लिया गया? संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से क्या रहेगा, यह भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे जो राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति जो हैं उनके पास डी ज्यूरे पावर है, औपचारिक प्रधान है भारत के। जो हमारे ये वास्तविक प्रधान है वो मंत्रिपरिषद में पावर है, आर्टिकल 75। तो राष्ट्र के राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रधान होंगे, औपचारिक डी ज्यूरे पावर होगी, औपचारिक प्रधान होंगे, औपचारिक प्रधान होंगे। ये बात हमने ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन में क्या है? राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, वहां पे राजा हैं, आज भी वहां पे राजा हैं, चार्ल्स रहती है ना अभी, तो वहां पे आज भी राजा हैं, है ना। वहां पे राष्ट्र, वहां पे हमारे यहां जैसे राजा हैं, जैसे वहां पे राजा हैं, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होता है, ठीक है। वहां पे राजा होते हैं, हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। बस ये वंशानुगत होता है, वंशानुगत होता है, और ये जनता द्वारा चुने होते हैं, जनता द्वारा चुने हुए होते हैं, द्वारा चुने होते हैं, जनता द्वारा चुने होते हैं। राजा वंशानुगत होता है, इसलिए यहां पे राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। और भारत के राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए यहां पे गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में शब्द लिखा हुआ गणतंत्र, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र, लोकतंत्र।
जहां पर राष्ट्र का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए जनता द्वारा चुना जाए, वहां पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। हाँ, पॉलिटी बिल्कुल आसान है, बहुत सिंपल है। पॉलिटी आप मेरी क्लास भी करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा पॉलिटी में। पॉलिटी से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये सब कहां से लिया गया है? यहीं से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया? एकल न्यायिक प्रणाली। हमारे यहाँ पे न्यायिक प्रणाली का विभाजन नहीं है संघवाद में। एकल न्यायिक प्रणाली। हमारे यहाँ पे संघात्मक शासन प्रणाली जरूर है, पर एकल न्यायिक प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली में राज्य भी है, केंद्र भी है, संघ है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय है। यहाँ पे एकल न्यायिक प्रणाली, ऐसा नहीं है कि अलग अलग सिस्टम है। हाँ, अभी क्लास चल रही है और ये महा रिवीजन की क्लास है। आप सब लोग जरूर जुड़िए महा रिवीजन के बैच से। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको महा रिवीजन का बैच मिलेगा। इसके बाद विधि का शासन हमने यहीं से लिया है, रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया गया। विधि का शासन आर्टिकल 14, विधियों के समक्ष समानता है भारत में। विधि का शासन, एकल नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। देखिए एक एक करके ध्यान से समझिए, मैं कई सारे पॉइंट आपको यहां पे लिख रहा हूं। आर्टिकल 105, आर्टिकल 194, ये दोनों विशेषाधिकारों की बात करता है। विशेषाधिकार, विधायिका के सदस्यों का विशेषाधिकार, यह भी ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से विशेषाधिकार भी लिया गया आपका। विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार और मुक्तियां यहीं से लिया गया, आर्टिकल 105, 194। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष की भूमिका, अध्यक्ष की भूमिका, अध्यक्ष की भूमिका यहीं से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया, संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया, प्रोसेस, यहीं से लिया गया है आपका। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का निर्णय, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव के जीत का निर्णय, यह भी आपका यहीं से लिया गया है। ये सारे पॉइंट आपके ब्रिटेन से लिए गए है ना। हमारे यहां पे क्या होता है, चाहे मत 60% ही वोटिंग हुई हो, है ना, 40% लोगों ने वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी जो सबसे ज्यादा मत पा जाएगा वो जीत जाएगा। बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है ना। राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक और एकल संक्रमणीय मत पद्धति है, वहां पे चीजें अलग हैं। यूपीएससी का प्री और मेंस का कंप्लीट बैच आपको आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे मिलेगा और बहुत मिनिमम शुल्क है, बहुत मिनिमम शुल्क। शुल्क को लेकर टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको डिस्काउंट भी चल रहा है। आप संस्थान को कांटेक्ट कर लीजिए जिसको भी बैच के बारे में जानकारी चाहिए। तो ये आपका पॉलिटी में, मैं अभी केवल ब्रिटेन के बारे में बता रहा हूं, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो 3-4 पॉइंट बताए। संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था ली हमने यहाँ से। द्विसदनी में लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे के सारे सदन है। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। राष्ट्र के राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान कैबिनेट है हमारे देश में या प्रधानमंत्री हैं। एकल न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रणाली, विधिक का शासन, एकल नागरिकता और विशेषाधिकार उन्मुक्तियां, ठीक है। और बाकी ये सारे पॉइंट, ठीक है। अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी और संसद और विधानमंडल की प्रक्रिया क्या है, ये सारे पॉइंट जितने मैंने आपको बताए ये सारे ब्रिटेन से लिए गए। और ब्रिटेन से इसलिए लिए गए क्योंकि ब्रिटेन का ही शासन था भारत में, तो इसीलिए हमने शासन प्रणाली ऐसी चुनी जिस शासन प्रणाली में कोई गड़बड़ ना हो, तो हमने ऐसी शासन प्रणाली चुन ली, ठीक है। आपको ध्यान में इसको भी रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, अगला आ जाते हैं जनरल साइंस के टॉपिक पे।
जनरल साइंस में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आ जाते हैं जनरल साइंस में, लास्ट टॉपिक ले रहा हूं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। दरअसल आप जो पीछे इमेज देख रहे हैं ये ऑप्टिकल फाइबर की इमेज है। ये क्या है आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, इसके पीछे की जो कार्य प्रणाली है, आप देखते हैं आज के टाइम पे आपके यहाँ जो इंटरनेट लगा हुआ है वो इंटरनेट फाइबर नेट है। तो ऑप्टिकल फाइबर कांच से बने हुए पतले बेलनाकार तार होते हैं जो आपके सर के बाल हैं इसके आकार के होते हैं। सोचो कितने सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर के बाल के व्यास के बराबर होते हैं, इतने पतले होते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर। कांच से बने हुए बेलनाकार पतले तार होते हैं। अब एक्चुअली ये बहुत हल्के होते हैं, बहुत लचीले होते हैं और ये कहीं पर भी गड़बड़ नहीं होते। मतलब चाहे इनको जमीन के नीचे डाल दो, पानी में डाल दो, कहीं भी डाल दो, सब जगह काम करते हैं, ठीक है। तो पहले कॉपर चलते थे, कॉपर वाली वायरिंग चलती थी। अब कॉपर के हटा करके दूर संचार के लिए ग्लास के फाइबर्स का उपयोग किया जा रहा है बहुत तेजी से, और इंटरनेट की गति और स्पीड बढ़ गई। आज के टाइम पे 5G में जो चल रहे हैं हम ऑप्टिकल फाइबर से ही चल रहे हैं, और ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। देखिए, प्रकाश जब किसी भी प्रकाशिक तंतु में चलता है तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब यहां से प्रकाश चलता है तो यहां पे इसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि पूरी की पूरी ऊर्जा रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये इस गति से ये प्रक्रिया दोहराती जाती है, और प्रकाश की गति आपको पता है कि सबसे ज्यादा है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब क्या है? ऑप्टिकल फाइबर के भीतर प्रकाश के गमन का आधार है पूरी तरीके से। प्रकाश एक विशिष्ट कोण पर जो है, जैसे आप खुद देखिए ना, यहां पे दो माध्यम है, एक तो कांच है, दूसरा हवा है। तो जब भी प्रकाश उच्च अपवर्तनांक से, उच्च अपवर्तनांक कौन सा है? कांच। निचले अपवर्तनांक पे जाएगा। निचला अपवर्तनांक क्या है यहां पर? वायु। फिर कांच में जाता है, फिर वायु में जाता है। तो जब भी किसी उच्च अपवर्तनांक से निम्न अपवर्तनांक में जाएगा तो यह उससे बाहर नहीं निकलता बल्कि उसी के अंतर्गत पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता रहता है, उसी के अंतर्गत परिवर्तित होता रहता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, ठीक है। और ये बहुत कारगर सिद्ध हुई। आज के टाइम पे तीव्र गति का हाई स्पीड इंटरनेट आप देख पा रहे हैं, आज बहुत तेजी से ट्रांसमिशन हो रहा है, आज बहुत तेजी से जो है ये एक तरीके से कॉपर से ज़्यादा लंबे समय तक स्थायी है, पर इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस कारण से आज के टाइम पे फाइबर्स का भारत में उपयोग किया जा रहा है दूर संचार तकनीकी पर, चिकित्सा विज्ञान तकनीकी पर, लेजर तकनीकी पर, रिमोट सेंसिंग तकनीकी पर, हर जगह पर हम ऑप्टिकल फाइबर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तुरंत बता देंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या है? बता देंगे? नहीं बता देंगे? बताओ, आराम से बता देंगे आप लोग ऑप्टिकल फाइबर क्या है? बता देंगे? नहीं बता देंगे? क्लियर है सभी को? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब आप समझ गए क्या है? जितने भी आपके घर पे इंटरनेट वगैरह कनेक्शन लगे हैं, यदि आपके यहाँ कॉपर का नेट, आप देखिएगा आपके पास जो है कॉपर लगा है कि फाइबर लगा है? आमतौर पे अब सब जगह फाइबर की ही वायरिंग हो रही है। तो ऑप्टिकल फाइबर कांच के पतले बने तार, बेलनाकार तार होते हैं जिन पे प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन करके बहुत तेजी से प्रसारित होता है, इससे गति स्पीड बढ़ जाती है। क्लियर, स्पष्ट है? और एक भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चार्ल्स काओ। चार्ल्स काओ ने ही पहली बार ग्लास फाइबर की अवधारणा दी थी, और उन्होंने कहा था, और इसके लिए ऑप्टिकल फाइबर्स के लिए उनको 2009 में भौतिकी का नोबेल प्राइज भी दिया गया था चार्ल्स काओ को। तो चार्ल्स काओ इस अवधारणा को लेकर के आए थे ऑप्टिकल फाइबर की, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था आपका। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने मेरे साथ 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 6 टॉपिक पढ़ लिए, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमने हिस्ट्री भी पढ़ ली, पॉलिटी भी पढ़ ली, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, इकोनॉमी भी पढ़ ली, इन्वायरमेंट भी पढ़ ली, जनरल साइंस भी पढ़ ली।
6 सब्जेक्ट महा रिवीजन में आप पढ़ेंगे, 6 टॉपिक आप सभी मेरे साथ पढ़ेंगे। यह विशेषता है महा रिवीजन सीरीज की, जहां पर आप बहुत गति के साथ ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड से आप रिवीजन करते हैं, उसको कहते हैं महा रिवीजन सीरीज, जो मेरे द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, चलिए।